तो गृह मंत्री अमित शाह ने 130वें संशोधन विधेयक पर विपक्ष के विरोध को सिरे से खारिज करते हुए साफ तौर पर कहा कि क्या कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या फिर मंत्री जेल से सरकार चला सकता है। विपक्ष आखिर क्यों चाहता है कि उन्हें जेल से सरकार चलाने का विकल्प मिले। खास चर्चा में अपनी पार्टी से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी मौजूद हैं। सबसे पहले मेहमान हमारे साथ हैं निरंजन पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं। मुन्ना खान जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर जुड़ रहे हैं और साथ ही सुवेंदु शेखर अवस्थी जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर जुड़ रहे हैं। अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगे सुवेंदु जी। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहला सवाल मुन्ना खान जी मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि अगर कोई नेता क्या 30 दिन जेल में रहता है तो वो सरकार चला सकता है क्या कोई जिम्मेदारी उसकी लोकतंत्र के प्रति या फिर जो लोगों के प्रति उसकी जिम्मेदारी है जनता के प्रति, वो कैसे निभा सकता है। अगर आपको लगता है कि निभा सकता है तो फिर आप ही के जो दल है इंडी गठबंधन के, वो जेपीसी पर चर्चा करने से दो फाड़ क्यों हो गए हैं, और अगर नहीं तो फिर ये विरोध क्यों कर रहे हैं आप। देखिए, पहली बात तो ज्योति जी समझने की बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी आज जो बिल ला रही है कि 30 दिन अगर कोई जेल में है तो वो सरकार नहीं चला सकता, तो मैं समझता हूं जिसके नारे देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री के द्वारा दिए गए थे कि जेल में चक्की पीसेंगे, जिसके लिए देश के गृह मंत्री ने बुकलेट छपवाया और बंटवाया। मैं उत्तर के प्रधानमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की बात कर रहा हूं। आज देश के गृह मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पे जवाब नहीं दे पा रहे। परसों एक पत्रकार ने पूछा कि आप ये बिल ला रहे हो लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा पे आप कार्रवाई करोगे? बोले दूसरा सवाल कीजिए, ये सवाल कोई तुक्का नहीं है। मतलब 17 नेता जो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए, भारतीय जनता पार्टी में गए, जिसपे भ्रष्टाचार के आरोप किसी विपक्षी दल ने नहीं, खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री ने लगाए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि किस शुद्धिकरण की बात आप करते हो? आप कीचड़ में रहकर के गंगा जल की बात कर रहे हो। इस बिल में प्रधानमंत्री भी उसी दायरे पर आते हैं, मुख्यमंत्री भी उसी दायरे पर आते हैं, कोई भी मंत्री भी उसी दायरे पर आता है। देखिए, ये बेवकूफ बनाने की बात है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में किसी भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, कोई भी किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ कोई एक पत्र भी लिख ले। आप समझिए इनके रणनीति को। 11 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। 11 साल से एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम बताइए जिसके ऊपर एफआईआर हुई हो 11 साल में। एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम बताइए, नहीं हुई। एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हो जो जेल में गए हो, जिसपे ईडी कार्रवाई की हो, सीबीआई कार्रवाई की हो, जिसके लिए देश के गृह मंत्री ने कहा हो कि हाँ आप भ्रष्टाचारी हैं। अब ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे चल रहा है, लेकिन रणनीति क्या है कि विपक्ष तरीके से डराया जाए, विपक्ष को किस तरीके से धमकाया जाए, विपक्ष किस तरीके से शाह और शहंशाह से डरे, ये रणनीति अपनाओ, ये रणनीति लाओ और पूरे देश में भय का माहौल बनाओ, सभी नेताओं को डराओ। एक बात बताइए, आज ये कहते अगर कोई एक महीना, ज्योति जी बस 10 सेकंड हो गया, बात पूरी कर लूं। पहले इन्होंने बिल लाया कि 30 दिन 3 महीने तक ईडी के केस में जमानत आपको नहीं मिल सकती। अब 12 से ये कानून लाए कि अगर 1 महीना आप जेल में रहे तो आपको पद छोड़ना पड़ेगा। इसका सीधा सा मतलब है सभी विपक्षी नेताओं को भारतीय जनता पार्टी जेल में डलवाना चाहती है। शाह और शहंशाह चाहती है कि जो भी विपक्ष के लोग हैं जो हमारे खिलाफ आवाज उठाएंगे वो सीधा जेल में मुन्ना जी, आपने जो जवाब दिया इस पर ये जवाब तो कहीं से कहीं तक मुझे समझ ही नहीं आया कि जेपीसी पर चर्चा के लिए आपका जो इंडी गठबंधन है उसके दल अलग अलग क्यों हो रहे हैं, ये भी जवाब मुझे इसमें नहीं मिला। खैर मैं लौटूंगी, फिर आप इस पर जवाब दीजिएगा। निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं। आपसे महत्वपूर्ण सवाल सर ये समझना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी या फिर केंद्रीय सरकार कह रही है कि ये नैतिकता की बात है, ये राजनीति की बात नहीं बल्कि नैतिकता की लकीर ये कानून एक खींचेगा, लेकिन वहीं इसको राजनीतिक हथियार बता रहा है विपक्ष। आप क्या इसको मानते हैं? ज्योति, सबसे पहले तो मैं ये मानता हूँ कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हम इस विषय के ऊपर कहीं ना कहीं चर्चा कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार के लिए
कैप करना चाहिए, यानी कि उसके ऊपर रोक लगाने के लिए कोई अधिनियम या कोई वो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध के लिए कोई भी नियम लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। अब ये चीज देख करके बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि क्या आज इस देश की ये स्थिति आ गई कि यहाँ का जो प्रबुद्ध वर्ग है, यहाँ का जो जागरूक, यहाँ के जो विद्वान है, यहाँ के जो बुद्धिशील है, यहाँ के जो जिसको कहते हैं जो नेता है, वो आज इस मामले में बटे हुए हैं। पूरा देश के अंदर ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि भाई भ्रष्टाचार की स्वीकारोक्ति की जाए या भ्रष्टाचार का तिरस्कार किया जाए। बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन वास्तविकता जानते हैं क्या है, इसके अंदर दूसरा बिंदु इसलिए भी उत्पन्न होता है कि देखिए, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी जी केंद्र के अंदर आए और उन्होंने भ्रष्टाचार को एक मुद्दा बनाया और जनता ने उस मुद्दे को आत्मसात किया। लेकिन आज 2025 आते आते कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का वो मुद्दा जनता के मनों में, जनता की आत्मा में, जनता के नैरेटिव के अंदर कहीं ना कहीं वो मुद्दा कमजोर पड़ा है। इसीलिए कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक विषय बन रहा है जिसके आप पक्ष में विपक्ष में आप बोल सकते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से अभी मुन्ना खान जी भी कह रहे थे, इस बात से मैं इनकी बात से सहमत हूं कि आप जिस आदमी पे कल जाकर के 80,000 करोड़ रुपए के 81,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके आते हैं, आज आप अपनी राजनीतिक मजबूरियों के चक्कर में उसको अपनी पार्टी में शामिल करते हैं और एक प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बना करके उसको शपथ दिला देते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो नरेंद्र मोदी जी ने जो भ्रष्टाचार का एक मुद्दा बनाया था और देश के अंदर एक विश्वास जगाया था कि कोई व्यक्ति है जो इस देश से भ्रष्टाचार को दूर कर सकता है, कहीं ना कहीं वो जो भरोसा है वो कमजोर पड़ा है। वो कमजोर इसलिए पड़ा है क्योंकि कहीं ना आपकी करनी और कथनी में अंतर रहा है। अब दूसरा पहलू इसका ये है कि आज जिस तरीके से ये संविधान का 130वां संशोधन, यानी कि मैं तो इसको दूसरी भाषा में केजरीवाल अधिनियम बोलता हूं, ये केजरीवाल अधिनियम सरकार लेकर के आ रही है, पर इसके ऊपर जिस तरीके से केंद्र ने फ्रंट फुट पे आकर खेला और तमाम विपक्षी दल हैं वो इसके अंदर जैसे ही उन्होंने इसका विरोध किया, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने उद्देश्य में 50% सफल हो गई। क्योंकि जो आज भी भ्रष्टाचार को मुद्दा मानते हैं उनको कहीं ना कहीं ये बात मेरे हिसाब से सिरे से वो इस चीज को कहीं ना कहीं ये चीज देखेंगे कि विपक्ष को ये हो क्या गया, पहली बात। दूसरी बात देखिए, आज मुझे कई बार हास्यास्पद स्थिति ऐसी भी लगती है कि कांग्रेस जैसे हर किसी मुद्दे पर विरोध में उतर जाती है। क्या कांग्रेस को भरोसा नहीं है कि भाई कल को आप भी सत्ता में आ सकते हैं अगर इसका दुरुपयोग या सदुपयोग अगर कोई पार्टी कर सकती है केंद्र के अंदर, तो कल आप भी कर सकते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या कांग्रेस ने ये मान लिया कि हम आजीवन या यूं कहें हम सदा सदा के लिए विपक्ष के लिए फिक्स हो गए हैं? बिल्कुल निरंजन जी, यही मेरा अगला सवाल भी मुन्ना जी से था कि क्या आप ये मान बैठे हैं कि अब आप सत्ता में आएंगे ही नहीं, कि इसका गलत फायदा सिर्फ बीजेपी उठाएगी? मैं लौटूंगी आपके पास क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभेंदु जी, बहुत स्वागत है आपका। सवाल आपसे यही कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप विपक्ष के नेताओं को डराने के लिए, धमकाने के लिए और जहां पर उनकी सरकार है वहां पर उनकी पार्टियों को तोड़ने के लिए ऐसा कानून लेकर आए हैं। लेकिन अमित शाह और आपकी पार्टी ये कहती है कि ये नैतिकता की लकीर खींचने के लिए हम इसको लेकर आए हैं। तो विपक्ष का जवाब भी दीजिएगा और ये भी बताइएगा, अगर ये नैतिकता की लकीर खींचने का प्रयास है तो फिर पिछले 11-12 साल में क्यों नहीं हुआ? देखिए, जो कांग्रेस ने पिछले 60-65 सालों में किया, बेईमानी की हदें पार कर दी और अब एक कानून लाया गया है जिसमें जेल में रहकर आप सरकार नहीं चला सकते हैं। तो इनको पेट में दर्द हो रहा है। जिनको जेल में जाने का डर है उन्हीं के पेट में दर्द हो रहा है। और यदि सरकारें नहीं है इनकी तो इनको डर किस बात का? लगभग दिल्ली भारत में प्रधानमंत्री भी भारतीय जनता में 75% राज्यों में एनडीए की सरकार है। तो ये सब बातें गलत हैं। एक कानून लाया जाता है कानून कि उसको लंबे समय तक प्रयोग में लाया जा सके। केजरीवाल जी को देखिए ना, जेल में थे और सरकार चला रहे थे।
जब सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया और कहा कि हम अब आप जेल में नहीं जा सकते हैं, अब आप अपने कुर्सी पे नहीं बैठ सकते हैं, तब उनको रिजाइन करना पड़ा। तो ऐसे ऐसे समय पर जब ये कानून बनाया गया होगा तो किसी ने सोचा नहीं होगा संविधान बनाते समय भी कि कोई व्यक्ति जेल जाने के बाद भी रिजाइन नहीं करेगा। पर अब ऐसा महसूस किया हम लोगों ने कि जेल के जाने के बाद भी लोग रिजाइन नहीं कर रहे हैं। आप देखिए हेमंत सोरेन साहब ने भी रिजाइन किया था और वापस आके उन्होंने ज्वाइन किया। पर कुछ लोग ऐसे भी मिले, आपने केजरीवाल जी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आगे हो सकता कभी और भी हो, कि आपको जेल हुई है और जेल के बाद आप जेल से शासन कर रहे हैं। तो ऐसे समयों के लिए ये कानून बनाया गया है। अभी हमारे भाई मुन्ना खान जी और साथ में हमारे राजनीतिक प्रवक्ता चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि उनको कैसे धो दिया गया, साबुन से, वॉशिंग मशीन से कैसे साफ हो गए। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ शुभेंदु अधिकारी का, ये लोग बहुत चिल्लाते रहते हैं। आज लगभग 3.5 साल 4 साल हो गया, 4.5 साल हो गया बंगाल में ममता जी की सरकार आए हुए, आज तक एफआईआर दर्ज नहीं करा इन्होंने शुभेंदु अधिकारी के ऊपर। यदि उनके ऊपर करप्शन का चार्जेस है तो एफआईआर करते एसीबी के उनके पास थी, उनको कोर्ट में लेके जाते और उनके ऊपर एक्शन लेते। कोई एक्शन नहीं लिया। अभी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि उनको डेप्यूटी सीएम बना दिया गया। तो आपके पास अधिकार था, शिवसेना के साथ आप मिलके वहां सरकार चला रहे थे, और जो हमारे लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उसके ऊपर एफआईआर करके उन पर केस चलाना चाहिए था। जब तक केस कोर्ट में साबित नहीं होता तब तक कोई भ्रष्टाचारी नहीं। मेरा एक सवाल है शुभेंदु जी से, 10 सेकंड देने का। बोले मुन्ना खान जी, मैं लौटूंगी, आपके जवाब नहीं दूंगा, मैं एंकर का जवाब दूंगा। इसके बाद मुन्ना जी मैं आप ही के पास आ रही हूँ, आप 10 सेकंड में अपना जवाब खत्म करें। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई केस है तो हमने केस हटाया नहीं है। हमारी चीजों को देखकर कांग्रेस के लोग यदि भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको अधिकार है ज्वाइन करने का, पर किसी को भी केस हटाने का अधिकार नहीं है। और यदि किसी एक पर भी केस हटाया गया हो तो आप हमको बताइए और आप खुद कोर्ट में जाइए कि इन पर केस कैसे हट गया। ऐसा नहीं है कि जब तक वो आपकी पार्टी में रहे तब तक तो आप कहें बहुत अच्छा बहुत अच्छा, जैसे ही आपकी पार्टी को छोड़ के चले जाएं तब मुन्ना खान जी चिल्लाएं अरे ये तो बड़ा करप्शन करता था। ठीक है साहब, ये मेरा प्रश्न का जवाब दीजिए कि जब तक आपकी पार्टी में थे वो, तब तक आपने उन पर करप्शन का इल्जाम क्यों नहीं लगाया? ठीक है शुभेंदु जी, एक पक्ष में लगाना। ठीक है शुभेंदु जी, मैं लौटूंगी, आपके पास और भी मेहमान है। मुन्ना खान जी, आप जवाब इस बात का दीजिए और ये भी मुझे साथ साथ बताइएगा, क्योंकि आपके भी कई सारे ऐसे नेता हैं जो अभी बेल पर बाहर हैं, कईयों पर आरोप भी हैं, तो उसको लेकर भी एक बड़ा डर है क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो मेरा एक सवाल शुभेंदु जी से है। शुभेंदु जी बताए महाराष्ट्र के चुनाव में जब देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, उस दृश्य को एक बार स्मरण करें और ध्यान में लाए। क्या कहा था मित्रों? 75,000 करोड़ का घोटाला अजीत पवार ने किया है, किसी भी सूरत पे इसको बख्शा नहीं जाएगा। और 24 घंटे नहीं हुए उसे बीजेपी में शामिल किया और जो महाराष्ट्र सरकार में उसे उप मुख्यमंत्री पद देने का काम किया, एक सम्मानित पद मुन्ना खान जी कह सकते हैं। मुन्ना खान जी सुनिए, मुन्ना खान जी सुनिए, अभी मुझे ये बताइए आप, ठीक है आपने प्रधानमंत्री ने क्या कहा ये आपने गिनवा दिया, बहुत सारे बयानबाजी होती रहती है, चुनाव में होती रहती है, जहां आप जाएंगे चाहे कांग्रेस के नेता जाए चाहे बीजेपी के नेता जाए, बयानबाजी होती रहती है। आप मुझे ये बताइए, जो मैंने आपको सवाल किया उसको लेकर डर है क्या, या फिर ये बताइए कि जेपीसी को लेकर आप ही के जो अलग अलग पार्टियां हैं इंडी गठबंधन की, वो उनका रुख एक क्यों नहीं है, इसका जवाब दीजिए ना अभी। बिल्कुल मैं जवाब देता हूं। ऐसे तो फिर बहुत सारे बयान निकल जाएंगे, उन्होंने यहाँ ये कहा था वहां वो कहा था। देखिए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो, प्रवक्ता हो, नेता हो या पूर्व मंत्री हो, वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी या किसी भी दल के नेताओं से, किसी भी सरकार से नहीं डरती। नहीं डरने का कारण क्या है कि हम लोगों को शिक्षा दी जाती है कि जब डरे नहीं हम घोड़ों से तो क्यों डरे इन चोरों से। हमने चोरी ही नहीं किया। अगर मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार में
बार बार वाड्रा जी को दामाद जी, नेशनल हेराल्ड घोटाला, पता नहीं क्या क्या घोटाला, कोल घोटाला, सारे घोटालों के आरोप लगाए और 2014 में सरकार बनी। मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि 11 साल में आपने कितने। अरे तो मुन्ना खान जी, यही तो कहा जा रहा है ना, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बात कही ना, हम चोरी करते हैं ना हम डरते हैं, यही तो कहना है ना। फिर इसमें डर वाली कौन सी बात, फिर इसमें विरोध क्यों हो रहा है? ठीक है, आप लेके आइए, चाहे जो कानून लेके आते हैं, अगर हम कुछ गलत करेंगे ही नहीं तो कहां से जेल में जाएंगे? चलिए ठीक है, समय की भी थोड़ा सा कमी है, मैं लौटूंगी राजनीतिक विश्लेषक भी, क्योंकि काफी देर से हमारे साथ बने हुए हैं। सर आपके पास आऊंगी, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं, और ये भी बताइएगा, क्योंकि बार बार ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये बिल, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर ये बिल पास होता है, आता है, तो फिर झूठे मुकदमों का एक खतरा बढ़ जाएगा। आपको लगता है क्या कहीं से? देखिए ज्योति जी, ऐसा है कि मेरा यह मानना है कि अगर कोई सरकार किसी भी कानून का दुरुपयोग अगर करना चाहे तो इसके अलावा बहुत सारे कानून है, दुष्कर्म कानून है, हत्या कानून है। किसी को अगर आप फर्जी फंसाना चाहेंगे तो किसी भी कानून में फंसा करके उसको आप लपेट सकते हैं। तो मेरा यह मानना है कहीं ना कहीं विपक्ष अपना जो स्टैंड ले रहा है ये कहीं ना कहीं गलती कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बात और कहना चाहूंगा, एक होती है नीति और एक होती है नीयत। कहीं ना कहीं नीयत पे सवाल इसलिए उठता है वर्तमान जो केंद्र सरकार है उसके बारे में, क्योंकि मेरा यह मानना है कि अगर आपको वास्तव में अगर राजनीति को भ्रष्टाचार मुक्त करना है तो सबसे पहले आपको अगर कोई कानून लाना चाहिए तो ये कानून लाना चाहिए कि विशेष न्यायालय की व्यवस्था की जाए और तमाम जैसे एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, उनका जो कन्विक्शन होगा वो 3 महीने या 6 महीने के अंदर अंदर उसका कन्विक्शन निर्धारित किया जाए, यानी उसका एक सिटीजन चार्टर बनाया जाए कि इस पीरियड के अंदर इनका या तो ये निर्दोष होंगे या ये सजा याफ्ता होंगे। और उसके बाद में अगर आप ऐसा कानून लेके आते हैं तो आपकी नीयत पे भी सवाल नहीं उठेगा और आपकी नीति पे भी सवाल नहीं उठेगा। क्योंकि जिस तरीके की अभी जो व्यवस्था हमारे यहाँ बनी हुई है कि किसी के ऊपर आरोप, आज अगर हम एडीआर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी दूध की धुली नहीं लगेगी, मिलेगी आपको। उसके भी 27% से ऊपर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके ऊपर कहीं ना कहीं गंभीर आरोप लगे हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है अगर आपको राजनीति से सफाई अभियान चलाना है तो 6 महीने का, 3 महीने का कोई भी एक समय निर्धारित करके ऐसी व्यवस्था करें कि डे टू डे बेसिस के ऊपर उसकी हियरिंग हो और उसका जल्द से जल्द फैसला है। लेकिन पिछले 11 वर्ष में हमें ऐसा कोई प्रयास नजर नहीं आया। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें एक राजनीतिक प्रपंच के रूप में की जा रही है। चलिए ठीक है, शुभेंदु जी एक 10 सेकंड का जवाब आपसे चाहूंगी दोनों के सवालों पर। देश को ठीक करने के लिए और विपक्ष को ये यदि डर है कि ये कहीं ना कहीं उनको नुकसान कहेगा तो उनको गलत है, क्योंकि वो विपक्ष के लोग अब सरकार बनाने वाले नहीं हैं। दूसरी चीज, एक और चीज मैं लास्ट में अपने पॉइंट को रखते हुए अपनी बात को थोड़ा जल्दी सर। आपकी कोई भी बात नहीं है, आप इस कानून को पास होने दीजिए। आपको लगता है कि ये कहीं गलत कानून है तो जेपीसी में आप जवाब दीजिएगा। उसी को लेकर तो एक मत नहीं हो पा रहा है शुभेंदु जी। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। तो सूर्या विशेष में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सूर्या समाचार। नमस्कार।